वीडियो में दिखाए गए दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। कृपया कमजोर दिल वाले से ना देखें। नेपाल के कंचनपुर में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। 13 साल की निर्मला पंत की लाश गन्ने के खेत में पड़ी मिलती है। उसके हत्यारे ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की थी कि निर्मल को नेपाल की निर्भया भी माना जाने लगा था। वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी निर्मला पंत की पूरी कहानी और उसके हत्यारे ने उसके साथ क्या कुछ किया और ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से नेपाल पुलिस आज तक हत्यारों को सजा देने में नाकाम रही है। 13 साल की निर्मला पंत नेपाल के कंचनपुर जिला में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। वह सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में 9 क्लास की स्टूडेंट थी। साल 2018 में जुलाई का महीना चल रहा था और स्कूल में गर्मी की छुट्टियां लगी हुई थीं। निर्मला अक्सर यह अपने दोस्त रोशनी के घर पढ़ाई करने और उसके साथ डांस सीखने जाया करते थे। रोज की तरह 26 जुलाई की सुबह 11 o'clock बजे वह तैयार होकर अपना स्कूल बैग उठाती है और साइकिल से रोशनी के घर पढ़ाई करने निकल जाती है। निर्मला के घर वालों को पता था कि वह रोज ही रोशनी के घर जाया करती है और शाम को अंधेरा होने से पहले वह अपने घर वापस आ जाती है, मगर उसे दिन अंधेरा हो चुका था और निर्मला की कोई खबर नहीं आती। जिस पर निर्मला के पिताजी उसके दोस्त रोशनी के पास फोन लगाते हैं, जहां से यह पता चलता है कि वह घंटे पहले उनके घर से निकल चुकी है। जिसके बाद बिना एक पल की देरी किए उसके माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और निर्मला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसी दिन इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ड्यूटी पर थे। शाम भी कई घंटे बीत जाते हैं, मगर पुलिस स्टेशन से एक पुलिसकर्मी भी निर्मल को ढूंढने के लिए बाहर नहीं निकलता। इसीलिए उसके माता पिता इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद से निर्मला को जल्द से जल्द ढूंढने की विनती करते हैं, मगर इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ड्यूटी पर भी नशे में रहता है और उन्हें डांट कर स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। जब उस रात पुलिस स्टेशन जाने से कुछ काम नहीं बनती तो वह गांव वालों की मदद से ही निर्मल को ढूंढने का फैसला करते हैं। उनके द्वारा अपने घर से लेकर रोशनी के घर तक रास्ते के हर कोने को खोजा जाता है और पूरे रात खोजबीन करने के बाद आखिरकार सुबह 3:30 बजे उन्हें निर्मला की लाश मिलती है, जो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर गाने के खेत में पड़ी हुई मिलती है। 13 साल की बच्ची निर्मला के साथ बलात्कार कर उसे मार दिया गया था। उसकी पूरी शरीर मिट्टी से सनी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वह असफल रहती है। निर्मला के शरीर में बस उसका ऊपर का कपड़ा ही मौजूद था। इस हालत में देखकर उसके माता पिता के साथ साथ पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, निर्मला की बॉडी की सील करती है। उसके बाद पुलिस निर्मला की लाश को जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देती है। फॉरेंसिक जांच के वक्त निर्मला की डीएनए ले ली जाती है और घटना के 4 दिन बाद 30 जुलाई 2018 को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्मला की वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट की जा चुकी थी और लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़कर कठोर से कठोर सजा दी जाए। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीएसपी खुद मौके वारदात पर पहुंचते हैं और घटना से जुड़ी कुड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद 1 अगस्त 2018 को उनके द्वारा लोकल पुलिस के साथ एक टीम का गठन किया जाता है, जिन्हें इस केस से जुड़े सबूत को इकट्ठा करने और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने का आर्डर दिया गया था। मगर वहां की लोकल पुलिस दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, मगर उनके द्वारा एक इंसान की भी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। हजारों लाखों की संख्या में सड़क प्रदर्शन में होने लगते हैं। पूरे देश में निर्मल को इंसाफ देने की गुहार लगाई जा रही थी। घटना के 25 दिन बाद 20 अगस्त 2018 को यह न्यूज़ आती है कि पुलिस के द्वारा निर्मला के कातिल को पकड़ लिया गया है, जिसका नाम दिलीप सिंह बिष्ट बताया जाता है और उम्र 41 वर्ष बताई जाती है। पुलिस के द्वारा कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया जाता है कि दिलीप सिंह बेस्ट पहले भी अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में 9 साल जेल में काट कर आया है और बीते सालों में वह अपनी मानसिक संतुलन भी खो चुका था और उसने निर्मला के भी हत्या का इल्ज़ाम कबूल लिया है। पुलिस के द्वारा हत्यारा पकड़ा जा चुका था। पूरे देश में खुशी का माहौल होना चाहिए था, मगर बजाय इसके जनता के अंदर पुलिस के प्रति गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जनता फिर से हज़ारों की संख्या में सड़क प्रदर्शन करने लग जाती है। यह सब होने के पीछे का कारण यह था कि पुलिस दिलीप की गिरफ्तारी बस इसीलिए करती है कि उसने 9 साल जेल में बिताए हैं और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इसके चलते हो सकता है कि उसने ही ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया हो, मगर पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसी कोई भी दलील नहीं थी जिससे यह प्रूफ हो सके कि दिलीप की असली गुनहगार है। जनता का कहना यह था कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है और प्रेशर में आकर उन्होंने दिलीप को अपना निशाना बनाया है और हफ्ते भर के अंदर अंदर दिलीप को डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है।
बात तो यह निकाल कर आती है कि दिलीप सिंह की डीएनए निर्मला के डीएनए से मैच नहीं करती है और यह साबित हो जाता है कि दिलीप सिंह बेकसूर था। घटना को घटित हुई 2 महीने होने वाले थे। 16 सितंबर 2018 को नेपाल पुलिस के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। लोकल पुलिस की टीम से जुड़े 14 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्यों उनकी टीम बिना किसी जांच के दिलीप सिंह बिष्ट को इस केस का गुनहगार मान रही थी। इस पूछताछ के दौरान आंखें खोल देने वाली बातें सामने आती हैं, जिसमें यह पता चलता है कि निर्मल की मौत के बाद जब पुलिस उसकी जांच कर रही थी, लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था, तो दिलीप सिंह बिष्ट को निशाना बनाया गया और उसे मुख्य आरोपी बना दिया गया। वह बताते हैं कि दिलीप के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट और दरिंदगी करने के बाद वह कोर्ट में इल्जाम को बोलने को भी राजी हो जाता है। पुलिस की सारी कारस्तानी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद एडवोकेसी फोरम को इस मामले के बीच आना पड़ता है और कहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द बंद किया जाए और कानून के अनुसार दोषियों को सजा दी जाए। अब इस केस की गहन जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जॉइंट सेक्रेटरी के निर्देशन में डीआईजी की सहायता से एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें काबिल ऑफिसर्स की एक टीम तैयार की जाती है और निर्मला के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की जांच एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरू होती है, जिसके अंतर्गत दोषियों को ढूंढने के लिए 123 नए लोगों के डीएनए टेस्ट किए जाते हैं और 680 लोगों की लिखित बयान ली जाती है। मगर डीएनए एक्सपर्ट जीवन रिजल्ट का कहना था कि पुलिस बस डीएनए टेस्ट के आधार पर असली गुनहगार को नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि जांच के लिए निर्मला के डीएनए को सही तरीके से कलेक्ट नहीं की गई थी। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट पर भी निर्भर रहना संभव नहीं है। इस कमेटी के द्वारा गहन जांच करने के बाद 37 पेज की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें लोकल पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए यह कहती है, और जहां से निर्मला की लाश और उसके सामान मिले थे, वहां फौजी कुत्ते भी नहीं भेजे गए थे, जो इस कड़ी को सुलझाने में एक अहम हिस्सा साबित हो सकते थे। वह अंडरवियर, जिसमें निर्मला के बलात्कार और हत्या से संबंधित सबूत हो सकते थे, उसे भी पानी से धो दिया गया था और अगले ही पल अस्पताल पहुंचने पर वह सारे कपड़े गायब हो गए थे। उसे रिपोर्ट के जारी किए जाने के बाद यह साबित हो गया था कि पुलिस कर्मियों के द्वारा ही सबूत को छेड़ा गया है और असली गुनहगार को बचाने में उनका बड़ा हाथ है। जिसके बाद जांच समिति का कहना था कि सबूत के साथ छेड़खानी के बाद ऐसी कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिससे असली दोषी तक पहुंचा जा सके। इसलिए आज तक निर्मला की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट की ठोकरें खा रही है, मगर उनका यह केस कोर्ट के फाइल में होकर भी एक कोने में पड़ी हुई है। नेपाल के निर्भया को इंसाफ मिलने का हम सबको इंतजार रहेगा।